हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स। तो ये वीडियो रिलेटेड है पीएचडी से, जो कि सर एनआईटी से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग गेट एग्जाम के थ्रू पीएचडी में कैसे एडमिशन लेते हैं या फिर एमटेक में कैसे एडमिशन लेते हैं, पीएसयूज में कैसे जाते हैं गेट के थ्रू, इन सभी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं सर आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Okay. Hello, everyone, and thank you, Priyanshu, for inviting me in this video and in your channel. And your channel is very much informative, and this is not a small channel. You are doing very well. And let me introduce myself. So, I am Kaushik Gupta, BSc from St. Xavier's College, Ranchi in statistics. And then after that, I cracked CUET. Then doing MSc from Central University of Odisha, and there I am the gold medalist. Okay, and then after that I clear grade, मतलब उसी ईयर बिना गैप लिए मैंने एनआईटी राउरकेला में मैं इनरोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि लोग सोचते हैं कि बेटर के चक्कर में लोग क्या करते हैं, गैप लेते हैं, ईयर गैप। ठीक है, तो क्या था एक्चुअली सिनेरियो कि जब एमएससी हो रहा था वहां पे, तो मुझे भी आईआईटीज में जाने का मन था ऑब्वियसली। बट जब वहां पे एमएससी का एग्जाम हो रहा था उसी टाइम आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे का भी और कानपुर का भी उसी टाइम मतलब ये था, इंटरव्यू था। तो इसी वजह से, और उसके बाद ही जस्ट बाद ही ये यहाँ एनआईटी राउरकेला में इंटरव्यू था, तो यहाँ मैं आया और मेरा हो गया। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि रुक जाओ थोड़ा, अभी स्टार्ट है तो एक साल वेट कर लो, ताकि आईआईटीज या 6 महीने वेट कर लो। पर मैंने बोला नहीं, कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट इज, क्योंकि हम 6 महीने में क्यों वेस्ट करें, क्योंकि रिसर्च तो हमें करना है, हमें ऑलरेडी 5 इयर्स देने हैं। तो 5 इयर्स में 6 मंथ, 1 मंथ पीरियड इज वेरी क्रूशियल। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहीं से करना है। यहाँ आने के बाद भी इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे बोला कि देखो आईआईटीज के फॉर्म आ चुके हैं तो यू कैन फिल अप देम, बट स्टिल मैं अपने डिसीजन जो आपने एक बार ले लिया है, और यहाँ के सर भी अच्छे हैं, तो उनके साथ मुझे मतलब काम करने में काफी, मैं जल्दी काम वगैरह भी कर पाता हूँ उनके साथ। तो और सीनियर्स जो हैं वो भी काफी हेल्पफुल है। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो क्यों फिर लोग सोचते हैं जस्ट ब्रांड की वजह से आईआईटी जाना, नॉट मेक सेंस। ऑब्वियसली आईआईटी में भी अच्छे प्रोफेसर हैं, आपको मिल रहा है, आप जाइए, लेकिन उसके लिए टाइम वेस्ट करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं। ओके। तो सर गेट एग्जाम होता है जो कि हम लोग पर्टिकुलरली स्टैट्स पे बेस बात करेंगे, बाकी और सारी फील्ड्स में होता है, जैसे इंजीनियरिंग के थ्रू भी गेट होता है जो कि एमटेक कराता है या फिर पीएचडी कराता है। तो हम अभी पर्टिकुलर हैं स्टैट्स के लिए। तो सर पहली बात तो गेट एग्जाम कौन कौन लोग दे सकते हैं, लाइक जो अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में होगा या फिर बीएससी वाले। तो पहले क्राइटेरिया को हम लोग समझेंगे कि कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में आप बताइए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। गेट एग्जाम जो है, बीएससी थर्ड ईयर से आप दे सकते हो। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर में भी आप जैम के साथ साथ भी आप गेट दे सकते हो। और उसके बाद पर उस टाइम गेट देने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप जस्ट एज अ ट्रायल दे सकते हो। क्योंकि गेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 इयर्स होती है, थ्री थ्री इयर्स होती है गेट स्कोर की वैलिडिटी। तो आपको फिर एक साल मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एमएससी के बाद ही आप पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एमएससी कंप्लीट करने के बाद ही आप पीएचडी में ज्वाइन कर पाओगे। तो आप एज अ ट्रायल बीएससी थर्ड ईयर में आप दे सकते हो गेट, आपका स्टार्टिंग वहीं से हो जाता है। और जैम के साथ साथ आप क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है जैम के साथ, जैम का जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसके साथ ऑलमोस्ट सिलेबस थोड़ा बहुत मैच करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसमें। लेकिन आप का डेट आप तभी से दे सकते हो, और वैलिडिटी होती है 3 साल की, गेट स्कोर जो आपका होता है उसकी 3 साल की वैलिडिटी। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ही गेट क्लियर होता है, एक होता है गेट को क्लियर करना, एक होता है काफी अच्छी रैंक लाना।
तो सर ये बताइए कि अगर गेट बस क्लियर होता है तो उससे क्या फायदा है, और जब अच्छी रैंक आती है तो क्या हम लोग किस किस सेक्टर में जा सकते हैं? जैसे मुझे जो बेसिक नॉलेज है कि एक पीएसयूज में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में बढ़िया से बताइए कि कितनी रैंक होती है तो पीएचडी मिल सकता है या फिर पीएसयूज मिल सकता है, इसको डिटेल आप समझाइए। हम्म। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि इन स्टैटिस्टिक्स अगर आप कम मार्क्स भी स्कोर करते हो, कम मार्क्स इन द सेंस अगर आप 40 भी ले आते हो, तो हम्म, आपकी रैंक अच्छी होगी। रैंक अच्छी होगी मतलब विद इन 100 आप आ जाओगे अगर आप मार्क्स 40 भी ले आओ, जो कि मैथमेटिक्स में नहीं पॉसिबल है। ठीक है। 25 मेरे टाइम पे 25 कट ऑफ था। ठीक है। और मेरा मार्क्स आया था 34 ओनली। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 45 है उसी में। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कम मार्क्स में भी आप अच्छा रैंक इसमें ला पा रहे हो। ठीक है। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट जो गेट, अगर कोई मैथमेटिक्स से भी है, अगर वो गेट स्टैटिस्टिक्स देता है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि कुछ पोर्शन इसमें मैथमेटिक्स का होता है और रीजनिंग भी होता है थोड़ा सा। तो हम्म, मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं गेट स्टैटिस्टिक्स। ओके। और जो बात है कि रैंकिंग की बात, तो स्कोर आप समझ गए कि कट ऑफ हो गया 25 के अराउंड। मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर 25 कट ऑफ है, तो हम्म, अगर आप 26 ला रहे हो, हम्म, ठीक है, हम्म, अगर आप 26 ला रहे हो तो हो सकता है आपकी रैंकिंग आए 150 या 200 के अराउंड कुछ रैंकिंग आए। ठीक है। हम्म, तो आप मतलब फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल हो। ओके। हम्म, तो आप पीएचडीज में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और हम्म, बात हुई पीएसयूज की, तो मैंने ऐसे कोई पीएसयूज मतलब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू लेते हुए नहीं देखे हैं। पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, रेलवे कंपनी सेंट्रल, मैं आपको वो भेज दूंगा, हाँ हाँ, मतलब लिंक वो भेज दूंगा। श्योर श्योर। कि 2022 में आई थी, मतलब लास्ट उसका जो पोस्ट आया था, उसमें आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब मिलेगी रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में। तो वहां पे आप जा सकते हो। तो वहां पे आपकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। वाई? बिकॉज वहां पे जब 2022 में आया था तब बस 7 to 8 सीट्स थी, वैकेंसीज थी। सो आपकी रैंक रैंक वहां मैटर करेगी। बट इन पीएचडी एक्चुअल मैटर इज आप पीएचडी में जाके इंटरव्यू कैसे दे रहे हो आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर योर सिलेक्शन। तो पहली बात रैंक मैटर करती है सिलेक्शन तक। हाँ, उसके बाद आपको प्रॉपरली इंटरव्यू देना है, वहां जाके आपको हेजिटेट नहीं होना है। नहीं तो आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 भी आई होगी, तो भी आपको वो नहीं लेंगे इन पीएचडी। ओके। ओके। तो सर जैसे पीएचडी का, एमटेक का क्या सीन होता है? ऐसे ही होता है कि आपने क्लियर किया, एमटेक के लिए क्या सिनारियो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ओके। सो जस्ट सपोज कि आप गेट स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो एंड बीएससी के बाद एमटेक करना चाहते हो, तो बीएससी के बाद आप एमटेक में नहीं जा पाओगे, एमएससी के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप एमटेक भी कर सकते हो गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। कुछ आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टैटिस्टिक्स वालों को लेते हैं। एंड आई डोंट नो प्रॉपरली, यू हैव टू हाँ, सी दैट कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं जो कि ले रहे हैं। आपको उनके वेबसाइट में डेटा जाके साइंस वहां पे वगैरह देखना भी पड़ेगा। लेते हैं। यस, डेटा साइंस में भी लेते हैं। डेटा साइंस की तो अलग से आ ही गई है, गेट एक डेटा साइंस करके आ चुका है 2024 से। तो आप वहां भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग की कोर्सेज भी कर सकते हो एमटेक में स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो वहां भी सेम ही केस है कि आपको रैंकिंग के बेसिस में पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ओके। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मेन चीज जो होता है वो इंटरव्यू में परफॉर्म करना होता है। इंटरव्यू में आप जो आपने सिलेबस पढ़ा है एमएससी में, बीएससी में, वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। जैसे आप स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ते हो, एनोवा पढ़ते हो, तो उसके बाद एस्टिमेशन पढ़ते हो। तो इन सब चीजों के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बेसिक नॉलेज एंड थोड़ा सा, क्योंकि आप पीएचडी में जा रहे हो या एमटेक में जा रहे हो, तो दे वो उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सा एडवांस में जानो चीजों को। ठीक है। थोड़ा सा डीप में जाओ। प्रॉपर बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए आपका। तो सर अभी का ये है कि जैसे जैसे हम लोगों का गेट क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद का क्या हम्म। प्रक्रिया होता है? पर्टिकुलर जिस जिस आईआईटी एनआईटीज में हमको एडमिशन लेना है, उसमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू का शेड्यूल होता है, या फिर उनका अलग से फिर एग्जाम देना होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि किस किस आईआईटी एनआईटीज में स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं?
हैं? ये 2 क्वेश्चंस। ओके। सो मेन तो हो गया आईआईटी बॉम्बे एंड हुँ, आईआईटी कानपुर। हुँ, ठीक है, इनमें आप स्टैटिस्टिक्स में ले सकते हो गेट के थ्रू। हुँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे कुछ कुछ और आईआईटीज भी हैं जो कि लेती हैं, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, हुँ, फिर आईएसएम धनबाद जो कि अभी आईआईटी हो चुकी है। ठीक है, ये भी लेती हैं। और जैसे आईआईटी गुवाहाटी में कुछ कुछ आईआईटी एनआईटीज का कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया होता है कि वहां जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है। हुँ, ठीक है, वहां भी मतलब उनका भी रिटर्न टेस्ट होता है, जैसे आईआईटी गुवाहाटी में मुझे पता है वहां पे टेस्ट होता है। ठीक है। हुँ, और उसके बाद क्या बोलते हैं, एनआईटीज में जैसे आप ले सकते हो, तो एनआईटी राउरकेला जहाँ पे मैं हूँ वहां आप ले सकते हो। हुँ, हुँ, और एनआईटीज का जैसे एनआईटी में जहां जहां स्टैट्स के प्रोफेसर्स हैं, आपको उनके वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि जहां जहां स्टैट्स के प्रोफेसर है। उसके बाद आइजर्स में भी आप ले सकते हो गेट के थ्रू। तो ये तीन है कि आईआईटी, एनआईटी, आइजर, जहां जहां स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर्स अवेलेबल है वहां वहां आप गेट के थ्रू ले सकते हो। इतना ही स्कोप है गेट का। मतलब जैसे नेट का होता है कि नेट का आप कहीं भी ले सकते हो, गेट के थ्रू आप बस इन तीन यूनिवर्सिटीज में ही आप ले सकते हो। तो सर नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि स्टाइपेंड कितना मिलता है? जैसे जेआरएफ क्लियर करने पे मिलता है हमें, ऐसे गेट में क्या होता है? ये रैंक बेस्ड होता है या फिर अगर हम लोग एनआईटी या एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन ले लिए पीएचडी में तो हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा? या फिर जैसे नेट क्लियर करने के बाद 1% या 2% लोगों को जेआरएफ मिलता है तब जाके स्टाइपेंड मिलता है, उस प्रकार से होता है? आप इसको डिटेल में बताएं थोड़ा। ओके। तो नेट में जैसे 37,000 मिलता है, और प्लस एचआरए होता है उनका, जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको हम्म, ऑब्वियसली। तो अब क्या है कि जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। जैसे यहाँ पे जो एनआईटी राउरकेला में जो है, तो यहाँ पे मतलब 3,000 मिलता है 3 मंथ में। मतलब हर मंथ आपको ऑलमोस्ट 1,000 मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। हम्म, और फिर कुछ एक्स्ट्रा होता है, जैसे 20,000 साल के एंड में कुछ किसी किसी को मिलता है। हम्म, तो वो मतलब अलाउंस होता है, अलग अलाउंस होता है उनका। तो और यही चीज आपको 42 मिलेगा जब आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाओगे 2 साल के बाद, मतलब थर्ड ईयर से। ठीक है। और उसमें भी फिर एचआरए होता है, तो एचआरए मिला के आपका फिर इंक्रीज कर जाता है वो अमाउंट 42 से। ओके। बट जो गेट में होता है आपको कोई एचआरए नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आपको बेसिक 37,000 आपको मिलेगा फर्स्ट 2 इयर्स इन ड्यूरेशन ऑफ योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जब आप सीनियर हो जाओगे फ्रॉम द थर्ड ईयर, आपको 42,000 मिलता है। और ये जो एक चीज है, यहाँ पे एक कैच है कि जैसे अगर आप गेट गेट क्वालिफाई किए हो और आपने कहीं एडमिशन ले लिया, जैसे मैंने एनआईटी राउरकेला में एडमिशन ले लिया, और नाउ आई वांट कि मेरा आईआईटी में हो रहा है, तो मैं इस गेट के थ्रू नहीं जा सकता। ओके। क्योंकि आई एम मेरे को जो मिल रहा है इंटरनल फेलोशिप मिल रही है। ठीक है। और नेट जेआरएफ के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट फेलोशिप देती है, तो वो एक्सटर्नल फेलोशिप होती है। या फिर जो पीएनआरएफ से आ रहे हैं, या फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने जो उनका एनबीएचएम से जो आ रहे हैं। ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फेलोशिप जो होती है, तो वो अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं, पर हम इंटरनल फेलो हैं। हमारा मतलब गेट पे ऑलरेडी एनआईटी राउरकेला का जैसे स्टैंप लग चुका है, तो कोई और में जाने के लिए हमें दूसरा गेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो देयर इज अ कैच इन बिटवीन दिस। तो सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं गेट के थ्रू एडमिशन तो लेने में। स्टाइफन तो आपको सेम ही मिलेगा, पर आप इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर पाओगे। ओके ओके। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली है, लाइक पीएसयूज की भी बातें हो गई, सभी की बातें हो गई। अभी थोड़ा मतलब क्वेश्चन है, आप अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू रखिएगा कि सर अगर कोई जैसे हमारे बैच में है या फिर जो अभी एमएससी फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में होंगे, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से होंगे, तो प्लेसमेंट होते हैं स्टैट्स में बेसिकली। तो अगर किसी को 7 to 8 लाख या 10 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है और दूसरे साइड उसका गेट क्लियर है, फिर वो पीएचडी करना चाह रहा हो, मतलब या फिर पीएचडी भी कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन रखे हुए हो, तो उसको क्या चूज करना चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए यहाँ पे
कि उसे क्या चूज करना चाहिए अगर वो कंफ्यूज है तो। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी बात बता देता हूँ। अगर मैं उसके प्लेस पे होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो आई एम जस्ट इमेजिन कि आफ्टर 10 years, मतलब क्या सिनेरियो है कि आफ्टर 10 years मैं अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। क्योंकि आपके पास दो रास्ते हैं, तो आप जिस रास्ते पे चलोगे आप वैसे ही पर्सनैलिटी आप डेवलप करोगे, ठीक है। तो मेरे अंदर जैसे मेरे बचपन से ही था कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा क्लियर था। तो अब अगर मैं इस वजह से अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ कंपनीज कि अगर मेरा पीएचडी में नहीं हुआ तो मैं कंपनी में भी जा सकता हूँ। तो अगर मेरा पीएचडी में नहीं हो रहा है तो मैं कंपनी में जाऊंगा। पर मेरा शुरुआत से टारगेट है कि मुझे पीएचडी में जाना है। तो मैं दो चीजें अगर मुझे मिल रही है, तो मैं अभी मुझे तो 37 ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं इसको चूज करूंगा 10 लाख के पैकेज को छोड़ के, ठीक है। बिकॉज दिस इज माई ड्रीम। ओके, सो द थिंग इज कि आपके पास दो ऑप्शंस है। अब आप मेरे अकॉर्डिंग मत चूज करो, ठीक है। हो सकता है कि आपको और हमेशा लाइफ टाइम तक आपको पढ़ना पसंद ना हो, ठीक है। तब आप या फिर आपका दोस्त जा रहा है पीएचडी करने, तो आप मत जाओ ना पीएचडी करने। आपका क्या मन है करने का नेक्स्ट 50 years तक, नेक्स्ट 10 years तक आपको क्या मन है करने का, क्या आप इंजॉय करोगे, ठीक है। क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ, लाइफ को ऐसे सीरियसली नहीं बिताना है कि बस करियर करियर करियर, ये नहीं है लाइफ, ठीक है। हम्म। लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है, आप किसी से इन्फ्लुएंस होके मत जाओ, आप अपनी सुनो, ठीक है। पापा बोल रहे हैं इसी वजह से, या फिर कोई दोस्त बोल रहा है, या टीचर बोल रहा है, या आजकल के दिन में जैसे सोशल मीडिया है, तो उसके थ्रू इन्फ्लुएंस होके, मतलब जो डेटा साइंस के नहीं भी है वो भी डेटा साइंस में आना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ इन्फ्लुएंस। उनको पता नहीं है कि इसमें क्या होता है, इनफैक्ट उनको नॉलेज भी नहीं है। वो अब आके नॉलेज गेन कर रहे हैं और कुछ दिन कर गेन करने के बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो फिर किसी और चीज में शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो द थिंग इज, ऐसे शिफ्ट होते आप अगर रहोगे तो फिर आपको लाइफ में मतलब स्ट्रेस बिल्डअप कर रहे हो बस आप, ठीक है। आप इंजॉय नहीं कर रहे हो चीजों को, बस आप पीयर प्रेशर में आके चीजों को कर रहे हो। तो आपको ये करना है, डिसाइड कर लेना है एट दिस टाइम कि मैं 10 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ, 50 साल बाद मैं क्या, बुढ़ापे में मैं अपने आप को मतलब अपनी कौन सी कहानी लिखना चाहता हूँ। कि आई एम मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनीज में, कि मैं अभी एक प्रोफेसर हूँ, वेल नोन प्रोफेसर हूँ, जिसके काफी सारे पब्लिकेशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यस। ये चीज पहले से मतलब कहानी अपनी अभी लिख लेनी है, ठीक है। कि मैं क्या कहानी बनाना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मनी दोनों में है, ठीक है। 10 लाख पैकेज आपको अभी देख रहा है। आप जब 5 years के बाद जब प्रोफेसर बन जाओगे, तब भी मिनिमम सैलरी जो होती है वो 60,000 पर मंथ होती है। और मैंने जैसे आप पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि मेरे एक सीनियर है, उनको 1,40,000 की सैलरी पीएचडी के बाद ही, जस्ट बाद ही मिल गई, ठीक है। तो पैसा आपको दोनों साइड से मिलेगा। आप किस लाइफ को एंजॉय करते हो वो आप चूज करो। तो सर एक और क्वेश्चन इस बात को सुनते सुनते मुझे आया कि अभी दो ऑप्शंस और हमारे पास होते हैं स्टैट से। जैसे एक आरबीआई ग्रेड बी यस, डीएसआईएम करके यस। होता है, एक आईएसएस होता है। तो आईएसएस आप इस होता पे है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि पीएचडी या फिर आईएसएस की प्रिपरेशन पीएचडी के साथ, या फिर पीएचडी छोड़ के आईएसएस की प्रिपरेशन अलग से सेपरेट, मतलब आरबीआई ग्रेड बी डीएसआईएम की प्रिपरेशन हम सब कुछ छोड़ के मेनली उसी पे फोकस करके दें, या फिर हम साथ में कुछ करते रहें लाइक पीएचडी हो गया या फिर जो भी चल रहा हो प्लेसमेंट ले लें उसके बाद करें प्रिपरेशन। इस पे थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। देखिए, ये चीज मैटर करती है स्टूडेंट्स पे। दो चीजें यहाँ पे, जो स्टूडेंट है उसकी फर्स्ट ऑफ द थिंग इज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। सेकंड और एक चीज आती है कि उसको वही चीज आती है कि वो क्या चीज एंजॉय करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर वो आईएसएस मतलब उसको बचपन से है कि जैसे होता है ना लोग कि यूपीएससी क्लियर करना है, जैसे जो लोग ज्यादातर बिहार और यूपी से होते हैं, ठीक है, और झारखंड वगैरह से,
तो उनको मतलब बचपन से होता है कि मुझे यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मुझे करनी है। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप आईएएस बनो। इट इज सिमिलर टू आईपीएस। एंड सो आप स्टैटिस्टिकल सर्विस में जाओगे तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलती है, और जो इकोनॉमिक्स में भी होते हैं उनको भी मिलती है, ठीक है। जी। तो इसके थ्रू आप जा सकते हो, ऑब्वियसली जा सकते हो। अब बात ये है कि पीएचडी अगर आपको मिल रहा है तो आपको पीएचडी के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो ये चीज, और आप पीएचडी के बिना भी इस चीज को कर सकते हो। तो यहाँ पे बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पीएचडी करते हुए आप आईएएस की तैयारी करो। यहाँ भी बहुत से मतलब सीनियर्स मेरे हैं जो कि मतलब मैं इस स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से तो नहीं कहूंगा, पर एनआईटी से बहुत लोगों ने मतलब यूपीएससी क्लियर की है, मतलब पढ़ते हुए, ठीक है। तो आपके अगर अंदर अगर डेडिकेशन होगी, इनफैक्ट आपने जो वो मूवी देखी होगी 12 फेल, वहां पे एक चीज छुपाया गया है, ठीक है। वो जो है उसको दिखाया गया है कि वो चक्की वगैरह में काम करता है और फिर उसने क्रैक किया, बट वो पीएचडी करते हुए उसने क्रैक किया है। अगर आप उसकी बायोग्राफी जाके पढ़ोगे तो वो पीएचडी कर रहा था, ठीक है। ये जर्नलिज्म मास कॉम में वो पीएचडी कर रहे थे वो, ठीक है। तो आप पीएचडी करते हुए भी आप निकाल सकते हो। यहाँ दो चीजें हैं, वही जो मैंने बोला, फाइनेंशियल कंडीशंस आपके कैसे हैं, और आपको अगर करने का मन है, ठीक है। आईएसएस भी आप अब किसी के प्रेशर में आके मत करो कि अच्छा चलो मुझे ऑप्शन मिल गया तो मैं कर लेता हूँ इसके लिए भी तैयारी। पीएचडी इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो, आप प्रोफेसर बनोगे, वो भी बहुत मतलब रिस्पेक्ट वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो तो आप तैयारी मत करो, आई सजेस्ट उसकी। लेकिन अगर आपको बचपन से मन है, आपको करने की इच्छा है शुरुआत से ही, और ये ऑप्शन आपके पास क्योंकि अवेलेबल है, तो आई सजेस्ट कि आप करो। और मैं नहीं करो इसीलिए बोलूंगा पीएचडी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको फोकस करना है पेपर पब्लिकेशंस पे, ठीक है। तो आप गुड पेपर्स पब्लिश नहीं कर पाओगे अगर साथ साथ आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। आपको मतलब टाइम डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए अलग से। तो आप इनिशियल फेजेस में आप तो तो वो चीज आपको देख लेना है। पहला चीज, फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छे नहीं है तो पीएचडी के लिए आप जाओ और वहां से आप आईएएस की तैयारी करो, तब आपका गोल और पीएचडी नहीं रह जाएगा, आपका गोल है अब आईएएस, मतलब आईएएस की तैयारी करना, ठीक है। आप बस मनी पर्सपेक्टिव से आप पीएचडी कर रहे हो, जस्ट लाइक अ साइड जॉब, दिस इज जस्ट लाइक अ साइड जॉब। और अगर आपको मतलब आईएएस आप किसी के अंडर आके मतलब सोचे थे, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी तैयारी, आपको जरूरत नहीं है, आपको अच्छी चीज मिल चुकी है पीएचडी, आप वो करो, ठीक है। तो सर जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो कितने मिनिमम पेपर पब्लिश करने होते हैं जिससे पीएचडी हमारी कंप्लीट हो? ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स इज 2, बट दिस इज नॉट, मतलब एनआईटी आईआईटी में सब जगह मिनिमम, एनआईटी आईआईटी की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स 2 होने चाहिए, और ये क्या बोलते हैं, एससीआई रैंकिंग में होने चाहिए वो, मतलब इंडेक्सिंग होनी चाहिए, मतलब पेपर की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, जर्नल्स की इंडेक्सिंग होती है, तो उस इंडेक्सिंग के अंदर आनी चाहिए वो पेपर्स, ठीक है। 2 पेपर मिनिमम है, लेकिन हमारे मतलब ये है कि 2 पेपर करने का क्या मतलब है, एटलीस्ट 5 तो तुम्हें करना ही चाहिए पीएचडी, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से है तो हमारा डेटा रिलेटेड पेपर होता है, ठीक है। अब जो प्योर मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनको थ्योरीज डेवलप करने में ही 2 साल लग जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए 2 पेपर इज ओके, बट हमारे लिए कम से कम 5 पेपर आप करो, तब जाके आपका अच्छा थीसिस बनेगा, तो वो अच्छी बात है। 5 से 6, या काफी लोग मतलब 10 भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आपको हैबिट लग जाए तो फिर आप कर पाओगे। शुरुआत में इनिशियली क्योंकि आपको काफी सारे मतलब चीजें सीखनी होती है कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद कैसे लेटेक्स में चीजों को लिखते हैं, क्योंकि बहुत कोई वर्ड वर्ड में लिखते हैं, तो आपको लेटेक्स में लिखने में थोड़ा सा मतलब लोगों को हेजिटेट होते हैं कि कैसे लिखें। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग्स करनी होती है। तो ये चीजें जब आप एक बार सीख जाओगे
तो वही स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग जो आपने पहले की थी उनको आप रीयूज कर पाओगे अपने अगले पेपर के लिए। तो ये चीजें अगले पेपर के लिए आप कोलैबोरेटर्स, यहाँ वो भी मैटर करता है कि आप कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो मैटर। तो ये चीजें आप जैसे जैसे सीख जाओगे तो आप फिर जल्दी जल्दी आप कर पाओगे चीजें। सर मतलब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो कितना टाइम आपका चला जाता है? बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है या फिर नॉर्मल चल रहा है? कैसा चल रहा है माहौल वहाँ का? थोड़ा पीएचडी के बारे में बताइए अपने, कैसा माहौल तो चलता है? मैं आपको अपना डेली रूटीन बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सुबह मैं उठ जाता हूँ 7 AM। उसके बाद मैं सबसे पहले जिम जाता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, क्योंकि 5 साल पीएचडी करना है और इतना पेट निकल गया है तो वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। ठीक है। तो बस एक्सरसाइज, उसके बाद फिर नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने लैब चला जाता हूँ। तो लैब जाने के बाद 12 बजे तक मैंने वहाँ पे लैब में अपना जो भी काम है वो सब मैंने कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ आके लंच करके थोड़ा सा एक नैप लेने के बाद फिर से मतलब वहां जाता हूँ। और उसके बाद 8 बजे मैं चला आता हूँ, ठीक है। 8 बजे फिर डिनर करके फिर मैं रूम चला आता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा टाइम होता है वो मेरा फ्री टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम मैंने कुछ सर्च कर लिया या कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग देख ली, मतलब वो मेरा फ्री टाइम है। तो जैसे आप अगर मेरा शेड्यूल देख रहे होंगे, बीच में क्योंकि अभी ठंड पड़ गई है, नहीं तो उस टाइम में स्विमिंग भी जाता था, ठीक है, डिनर से पहले। तो एनआईटी में चीजें अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हो, श्योर ठीक है। सर। तो फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम्म, एवरीथिंग, हर चीज बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लेवल को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके बाद क्योंकि आपका हेल्थ ही खराब हो गया तो आपको, हम्म, आप समझ रहे हो ना, आपका सर्वाइवल रेट आपका कम कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है अपना। तो वो चीज आपको मेंटेन करके चलना है। और मैं वैसे चिल ही रहता हूँ, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि कब क्या करना है। अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर लो आपको कब क्या करना है तो चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो मतलब जैसे सर एक बहुत ही जो डर का माहौल रहता है कि पीएचडी 5 साल का है तो लोग चिल नहीं करते हैं, बहुत नहीं। परेशान करते हैं, लेकिन आपसे बात करके लगा कि हाँ वहां पे भी मजा किया जा सकता है अगर प्रॉपर शेड्यूल हाँ में काम किया जाए तो, है ना? हाँ, तो ऑब्वियसली तो आपको रेगुलरली रूटीन, और ऑब्वियसली कोई मूवीज वगैरह भी नहीं आती है तो हम चले जाते हैं थोड़ा सा देखने की, चलो कोई अच्छा नई मूवी आई है दोस्तों के साथ मिलके, चलो जाते हैं। मतलब मैं, मुझे लगता है कि कंपनी से ज्यादा रिलैक्सिंग मुझे इसमें फील होता है, क्योंकि मैंने सुना है कि कंपनी में, मतलब सुना है, जस्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, हाँ। कि कंपनी में जो शेड्यूल होता है वो काफी ज्यादा हेक्टिक होता है, और उनको इनफैक्ट घर जब आते हैं तब भी उनको काम करते रहना पड़ता है। वो चीज है। तो यहाँ आप अपने मर्जी के मालिक हो, वहां आप उनके अंडर, आप मतलब उनके गुलाम हो इन द सेंस। तो सर जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है, हमारा स्टाइपेंड भी समझ लिए हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी समझ लिए हैं ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग पॉइंट पे चलते हैं कि 2 महीने बचे हुए, गेट एग्जाम आने वाला है। तो यस। पहले मेरा ये क्वेश्चन है, आपने ऑल इंडिया रैंक 45 अचीव किए हैं, तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी? कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी, बुक्स कौन सी फॉलो किए थे, मॉक टेस्ट का कितना रोल है आपके एग्जाम में? इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हमारा इंटरव्यू समाप्त होगा। तो ओके। तो गेट के एग्जाम के लिए सबसे पहले तो मैं बीएससी में ही मैंने ऑलमोस्ट जो एससी गुप्ता एंड वीके कपूर की जो बुक आती है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आप कोचिंग वगैरह के लिए अगर जाते हो, ठीक है, उससे पहले आप सेल्फ, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सेल्फ आप उस बुक को एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे बेसिक नॉलेज आपके क्लियर हो जाएंगे, कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसमें, एग्जाम्पल्स वगैरह अगर आप सॉल्व करोगे तो काफी कुछ आपको पता चलेगा, आपके नॉलेज में आएगा वो चीजें, मतलब आप क्लियर हो जाओगे सारी चीजों को। उसके बाद कोचिंग की बात करता हूँ, तो मुझे कोई अभी तक स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर कोचिंग मतलब मैंने देखा नहीं है कि जहाँ स्टैटिस्टिक्स पे प्रिपेयर करवाया जाए चीजों को, क्योंकि सारे मतलब मैथमेटिक्स वाले होते हैं चीजें। मैथमेटिक्स पे तो है कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल,
और मॉक टेस्ट का मैंने एक पेपर एक बार दिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको अच्छा प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स बेस्ड मॉक टेस्ट अगर मिलता है, ठीक है, तो आप जरूर लो वो टेस्ट, क्योंकि आप प्रिपेयर करोगे खुद से मतलब चीजों को। या फिर आप ये कर सकते हो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अपने से क्रिएट करो और अपने फ्रेंड को दो, और आपके फ्रेंड से क्रिएट करवाओ और आप खुद उसको करो क्वेश्चंस को। क्योंकि बात यह है कि प्रोफेसर्स उतने अवेलेबल नहीं है, टीचर्स उतने स्टैटिस्टिक्स के अवेलेबल नहीं है जो आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन मतलब प्रोवाइड करवा पाए। आप खुद बेटर समझ रहे हो कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्वियसली आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर बीएससी किए हो या आप स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट ईयर में भी अगर आप मैथ से स्टैट्स लेते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने किसी प्योर स्टैट्स वाले मतलब बीएससी जिसने स्टैटिस्टिक्स किया है उसके साथ मतलब मिलके उसके साथ पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आप क्वेश्चंस मतलब आपस में ही एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे के क्वेश्चंस। यस। और आप हमेशा ये ट्राई करो चीजें कि ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज जो है, पीवाईक्यूज आपको हर ईयर के आपको मिल जाएंगे वेबसाइट में, तो उन पीवाईक्यूज आपको पूरे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, आप पीवाईक्यू एकदम मस्ट है सॉल्व करना। और वो जो बुक है एससी गुप्ता एंड वीके कपूर, वो आप कंप्लीट करो। मेन मेन जो चैप्टर्स हैं जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि रैंडम वेरिएबल के ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह आते हैं क्वेश्चंस यस। में। ठीक है, यस। तो ये चीजें, और मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको कवर अप करनी है खुद से ही। और अगर आपको कोई अच्छे टीचर या गाइडेंस कोई मिलता है तो आप जाओ श्योर, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता है तो आप खुद से भी गेट को कवर अप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल। खुद से ही किया है। ओके सर। तो सर अभी 2 महीने बचे हुए हैं कि लास्ट मोमेंट पे अभी क्या करना चाहिए बच्चों को, लाइक उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि अभी से क्या अभी करना चाहिए। अभी डायरेक्ट अगर आपने आप क्या कर सकते हो कि टाइम डिवाइड कर सकते हो। सुबह आप क्या करो, उठ के एससी गुप्ता एंड वीके कपूर के 5 एग्जाम्पल्स आप करो, और एक दिन 5 एग्जाम्पल्स करो, नेक्स्ट डे आप 5 क्वेश्चंस करो। ठीक है, वो करो आप। और एक एक टाइम निकालो रात का टाइम, जब आप कॉलेज से वापस आते हो तब आप एक पीवाईक्यू उठाओ 1 साल का। ठीक है, कोई ईयर का आपने उठा लिया, सपोज 2023 का आपने पीवाईक्यू उठाया, और उसको पूरा ट्राई करो कि 2 घंटे में सॉल्व करने का। ठीक है, 3 घंटे आपको मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं कि 2 घंटे मिलते हैं? 3 घंटे मिलता है सर। ओके, 3 घंटे मिलते हैं तो आप ट्राई करो कि 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, डेली डेली ये चीज आप ट्राई करो। 2 घंटे में होगा नहीं स्टार्टिंग में आपसे, पर जब आप ट्राई करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आपका मतलब टाइम कम होते रहेगा। 2 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि वहां पे क्या होता है ना, वहां जाके जब आप क्वेश्चन, यहाँ तो आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, वहां जाके आपका कुछ टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वहां पे तो आपके हाथ में रिवीजन के लिए भी मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में ½ एन आवर बचे। ठीक है, कि आप चीजों को रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा मिस्टेक भी आपका नेगेटिव मार्किंग कर देगा, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इतना तो कर ही सकते हो कि सुबह उठ के 5 एग्जाम्पल्स मैंने किए। ठीक है, और अगले दिन मैंने 5 क्वेश्चंस किए, और फिर आके मैंने 2 घंटा टाइम दिया, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए। और नेक्स्ट 1 घंटा जो है मेरे हाथ में, उस टाइम में चेक कर रहा हूँ कि आंसर्स मेरे सही है कि नहीं। 2 घंटे में मैं कंप्लीट करूंगा, और मैं चेक करूंगा 1 घंटे में कि मेरे आंसर्स जो मैंने बनाए वो सही है कि नहीं। इतना टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि अभी 2 ही महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल। और अगर कोचिंग सेंटर में हो या मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उनको ये पीवाईक्यू वाला जो मैंने टाइम बताया उसके साथ आप एक्सटेंड कर सकते हो वो टाइम ओके। देके। पर ये दोनों चीजें बेसिक्स है। ओके। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे 2 महीने बचे हैं, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहेंगे स्टैट से या मैथ से, कौन कौन से पोर्शन को ज्यादा फोकस करके हम पढ़ें और एग्जाम में हमें फायदा मिल पाए। ठीक है, तो एक चीज सब करते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो पढ़ना ही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, और फिर रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब तो आपका करना ही है। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि क्या चीजें मैं इजीली मतलब शॉर्ट टाइम में कर पा रहा हूँ। जैसे अगर आप कुछ रिग्रेशन के क्वेश्चंस देखोगे, तो रिग्रेशन वाले क्वेश्चन आप देखना कि आप जल्दी कर पा रहे हो इन कंपैरिजन टू कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना और रैंडम वेरिएबल के ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो रिग्रेशन वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान दो और उसको और जल्दी करने का ट्राई करो। ठीक है, रिग्रेशन वाला जो पार्ट है, जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना और उसके बाद अल्फा बीटा जो है उसका एस्टिमेट निकालना। आप अगर स्टैट से हो तो समझ पा रहे हो, जैसे y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स अगर है एक्स प्लस बीटा एप्सिलन, प्लस है। तो अल्फा बीटा को जल्दी कैसे, हाँ, तो जल्दी कैसे एस्टिमेट करें, ये आप मतलब जल्दी से बस ढूंढ लो चीजें, मतलब जो शॉर्टकट में जो हो पा रही है ना क्वेश्चंस, उनके लिए आप मतलब सैटरडे संडे एक तो फिक्स रखो कि शॉर्टकट में जो क्वेश्चंस होंगी उनके में और शॉर्ट ट्रिक्स खुद से डेवलप करूँ। ठीक है, दूसरों के शॉर्ट ट्रिक्स मतलब याद नहीं रहते आपको, आप खुद के शॉर्ट ट्रिक्स जब बनाओगे ना तो आपको वो चीजें ज्यादा मतलब याद रहेगी और आप एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाओगे प्रॉपरली। तो चीजों को मतलब क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में आपको चीजें कवर अप करनी है, तो रिग्रेशन में बोलूंगा, रिग्रेशन और जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, मल्टीवेरिएट के क्वेश्चंस भी आप देखना आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कर पाओगे। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कर पाओगे उसके लिए सैटरडे संडे आप फ्री रहते हो, आपका कॉलेज नहीं रहता, तो सैटरडे संडे में दिन में एक टाइम निकालो 2 से 3 घंटा कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं करता हूं बस सॉल्व, और उसको और कितना शॉर्ट टाइम में मैं कर सकता हूँ, ये चीजें आप मतलब डेवलप करो खुद में। तो सर एक क्वेश्चन मेरा जो कि रह गया था कि हम लोग गेट स्कोर से किसी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं? तो द थिंग इज डायरेक्टली आप नहीं ले सकते। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ आपका अच्छा कनेक्शन है, या आप मेल के थ्रू उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप उनके अंदर प्रोजेक्ट में ले सकते हो, नॉट वाई अ गेट स्कोर, बट आपके एमएससी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोजेक्ट में लेंगे। पर आई थिंक उसका स्टाइफन कम है, 8,000 से 12,000 के अराउंड उसका जो स्टाइफन होता है वो आपको मिलेगा, आप उनके अंदर प्रोजेक्ट में ले सकते तो सर हो गेट आपका के थ्रू। आपके रिसर्च। इनफैक्ट आप, हाँ प्लीज प्लीज बताइए। हाँ, इनफैक्ट आप गेट के थ्रू आप मतलब अगर कोई एनआईटी आईआईटी के भी प्रोफेसर है ना, तो उनके अंदर भी आप प्रोजेक्ट में जा सकते हो, अगर आप पीएचडी में नहीं इनरोल हो पा रहे हो तो उनके प्रोजेक्ट में भी आपको उतना ही स्टाइफन मिलता है, 37,000 ही मिलता है अगर आप एनआईटी आईआईटी के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट में ले रहे हो, बाद में वो प्रोजेक्ट जो है वो पीएचडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर अभी आपका पीएचडी करने के बाद का क्या सीन है? लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ओके, हाँ, तो पीएचडी करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस है कि या तो मैं पोस्ट डॉक करूं या तो फिर मुझे कहीं जॉब मिल जाए तो जॉब करूं। तो मेरा ये है कि अगर मुझे पहले पोस्ट डॉक मिल जाता है और जॉब भी मिल जाता है तो मैं पहले पोस्ट डॉक को प्रीफर करूंगा, क्योंकि पोस्ट डॉक फिर 1 साल से 1 साल 6 महीने के बीच होता है, तो मेरा उस टाइम मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो मेरे पास और पढ़ने के लिए और कुछ नहीं रह जाएगा कि मुझे ये भी चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो मैं पोस्ट डॉक कर लूंगा, तो उससे क्योंकि पोस्ट डॉक में जो स्टाइफन होता है वो अराउंड 60,000 के अराउंड होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए अब मैं जॉब में चला जाता हूँ तो वहां अगर सैलरी उससे ज्यादा होगी, तो ज्यादा सैलरी से फिर 60,000 में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर पोस्ट डॉक मुझे पहले मिल जाए तो मैं पोस्ट डॉक कर लूँ, और उसके बाद तो ऑल टाइम फिर मुझे पढ़ाना ही है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर उसके बाद प्रोफेसर, वो चीज तो है ही। तो सर एक और क्वेश्चन मेरा रह गया था, ये था कि आईआईटी एनआईटी से पीएचडी करने के बाद भी हमें जॉब के लिए भटकना पड़ता है क्या? ऐसा जो डाउट्स आता है काफी लोगों के मन में। तो द थिंग इज, अगर आप अच्छे आपके अच्छे खासे पब्लिकेशंस है और आपका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, तब तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप मान लो अपने पेपर ही पब्लिश नहीं किए हो, यार आप मतलब ये चीजें आप अगर लापरवाही अगर आप करते हो, जैसे समझ लो, ऐसे मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक स्टोरी है कि
एक मतलब एक गांव था, ठीक है। उस गांव में मतलब चुनाव होता था कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। तो हम्म 5 साल के लिए आपको राजा बनाया जाएगा। हम्म उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको जंगल में 5 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी इच्छा से जो राजा बनना चाहता है वो बन सकता है, ठीक है। तो कोई भी अपनी इच्छा से राजा बनने नहीं आना चाहता था, ठीक है। क्यों क्यों जाएगा, क्योंकि उसको डर है कि 5 साल बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहां अनसर्टेनिटी है ऑब्वियसली। तो फिर क्या किया गया, तो वोटिंग से फिर राजा उनका चुना गया। तो वोटिंग से जिसको राजा चुना गया, अब 5 साल हो गया उसका, ठीक है। तो अब क्या है कि अब उसको जंगल में जाना है, और सब कोई सोच रहे हैं कि अब तो वो मर जाएगा जंगल में जाके, उसको जो शेर वगैरह है वो खा जाएंगे। तो पर वो क्या है, वो बहुत खुश है। वो खुश होकर आराम से जंगल में जा रहा है, और नदी पार किया उसने, और सब कोई उसको गए छोड़ने। और देखा जा रहा है क्या, कि जैसे ही उसने नदी पार किया, वहां से काफी लोग आए और उसको मतलब ले गए। खुशी खुशी वो चला गया। तो उसने उस 5 साल में क्या किया था, कि जो भी जंगल था उसको उसने साफ करके उसने क्या किया, कि वहां पे अच्छा मतलब उसने इंडस्ट्री वगैरह वो सब सेटअप कर दिया, और काफी सारे लोगों को वहां पे उसने ले गया उसने। जी तो अब क्या है कि अब यहाँ से जाके वो वहां का राजा बनने वाला है। तो बात वही है, 5 साल आपको मतलब ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि आपको देखो, आपको मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और आपको मतलब स्टाइफन भी मिल रहा है, मतलब दिस इज लाइक अ जॉब। ऊपर से ये जो पैसा मिल रहा है, इस पर आपका टैक्स भी नहीं कटता है। बाकी कहीं भी आप जॉब करोगे, जैसे कुछ लोग कुछ कंपनीज में जॉब करते हैं, एमएससी के बाद भी मैंने देखा है 25-30 हजार मिलता है। तो वहां भी उनका कुछ कभी टैक्स उसमें आ जाता है, तो कुछ टैक्स कटता है, पर इस टाइफन में कोई टैक्स नहीं है। तो दिस इज अ 5 years इज अ गोल्डन पीरियड। तो अगर इसमें आपने अच्छे पब्लिकेशंस वगैरह कर लिए तो आपको मिलेगा। और मैंने अभी तक किसी को वैसा देखा नहीं है यहाँ पे एनआईटी में, कि एनआईटी से यहाँ से पीएचडी करने के बाद किसी को जॉब नहीं मिला। एवरीवन इज गुड प्लेस्ड। और कुछ लोग फॉरेन से पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग आईआईटी से, सॉरी पीएचडी नहीं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। कुछ लोग आईआईटी से मतलब पोस्ट डॉक कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरे एक सीनियर है, उनको अच्छा पैकेज भी उनका लग चुका है, वीआईटी चेन्नई में वो है। हाँ यस। तो ये चीजें हैं, आपको मतलब अपने आप को हमेशा कैपेबल बनाए रखना है किसी भी सिचुएशन के लिए। तो सर एक और क्वेश्चन मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट है कि पीएचडी करते समय भी क्या प्राइवेट कंपनीज में जॉब मिल जाती है, जैसे एनआईटीज में चल रही है कि आप भी इससे जॉब ले सकते हैं प्राइवेट में, ऐसा इन कैंपस या आउट कैंपस? हाँ देखिए, पीएचडी करते वक्त, क्योंकि आप स्टैट से पीएचडी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे गूगल हो गई, फिर बाकी सब और भी कंपनीज हैं, कि जो कि क्या चाहती है, रिसर्च एनालिस्ट चाहती है, ठीक है, अपने कंपनी में। तो उनके थ्रू अगर आप ट्राई, मतलब ऑलरेडी यहाँ कोई प्लेसमेंट पीएचडी के लिए नहीं आते हैं, लेकिन उनमें अगर उन कंपनीज में अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो ऑलरेडी क्योंकि आप रिसर्चर हो, तो वो लोग आपको ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। मतलब पीएचडी के बाद आप पढ़ाना नहीं चाहते, तो आप कंपनी में जा सकते हो, और वहां आपको हाइक भी ज्यादा मिलेगी इन कंपेयर टू अगर आप एमएससी के थ्रू अगर आप जाते हो। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जवाब मिल चुके हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो सर चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट होगा गेट से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, तो वो कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई मैं सर दे सकते हैं या फिर मैं दे दूंगा, कोई भी दे देगा। बाकी सर चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैं कुछ एडिशनली कहना चाहूंगा, ठीक है, कि यही चीज है कि आप मतलब जैसे ये तो करियर का के लिए ही ये चैनल है, लेकिन आप क्या करिए, मतलब जो भी सुन रहे हैं, आप ओवरऑल लाइफ को टोटली बैलेंस करने का ट्राई करिए, क्योंकि आपको एक ऑप्टिमम लाइफ जीनी है, ठीक है। आप किसी भी तरफ से, मतलब सोशल मीडिया से या दोस्तों के थ्रू, या आपको जो रिजेक्शंस मिल रही है उनकी वजह से, आप मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत बिल्ड करिए। क्योंकि क्या है कि हर एक फेलियर जो है वो सक्सेस की सीढ़ी ही है, ठीक है। आप अगर एक एक फेलियर के थ्रू अगर आप जाओगे, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक सक्सेस की सीढ़ी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो सक्सेस मतलब ये मत समझिए कि
मतलब स्टार्टिंग ही मैंने किया और मुझे सक्सेस मिल गया, ऐसा किसी को साथ नहीं होता है। सब सीखते हैं। इनफैक्ट जो जिनको आप देख रहे हो कि एकदम सक्सेसफुल पोजीशंस में है, वो भी गलतियां करते हैं और सीखते हैं। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज है कि मतलब लाइफ के हर एक्सपेक्ट को आपको जीना चाहिए, ठीक है, और इंजॉय करिए और अपने हेल्थ को भी मेंटेन रखिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।